बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे। शानदार कारकर्दगी रही है क्रिकेट में पाकिस्तान की। श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त दी, वनडे सीरीज अपने नाम की। तीसरा वनडे इंटरनेशनल भी पाकिस्तान ने जीता। बड़ी शानदार कारकर्दगी रही। कुछ विकेटें हमारी ज़रूर गिर गई, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने और हुसैन तलत ने एक शानदार पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तान को पार लगाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही। अच्छा लगा कि हमने 2 चेंजेस किए। हसीबुल्ला को मौका दिया गया, साथ ही साथ फैसल अकरम को खिलाया गया, और फैसल अकरम को खिलाते ही हमें नज़र आना शुरू हो गया कि क्यों ज़रूरी है। लेकिन वो केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने सुफियान को भी ऐसे ही खिलाया था, उसके बाद हम भूल गए। मेरे ख्याल से इस तरह के जो स्पिनर्स होते हैं, जो यंग होते हैं, उनको आपको ज़्यादा मौके देने चाहिए। और आई थिंक वो आपके लिए वो मिस्ट्री का जो एलिमेंट है, लेफ्ट आर्म जो इस तरह की बॉलिंग है, वो आप पूरी दुनिया में अगर देखें तो वो बहुत बड़ी मिस्ट्री समझी जाती है। और वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में खास तौर पर आपके लिए, इवन टेस्ट में भी, आई थिंक तीनों फॉर्मेट्स में बड़ी करामत साबित हो सकती है। लेकिन एक शानदार कारकर्दगी रही पाकिस्तान की। हारिस रऊफ की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। लेकिन क्यों किया है इंप्रूव, और वो आप सब जानते हैं, इसलिए कि वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए आकर। तो जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि वाज़ेह फ़र्क क्या था हारिस की बॉलिंग में, तो काफ़ी लोग कहेंगे कि जी बॉल आउट स्विंग होना शुरू हो गया तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। मैं कहूँगा नहीं, मेरा अपना ये एनालिसिस है, ये मेरा ज़ाती एक तज्जिया है कि वो लेंथ जो हिट कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए हिट कर रहे थे क्योंकि आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उस लेंथ के ऊपर मुसलसल बॉलिंग करते हैं। और ऑल दो आई थिंक इतनी वो फिर भी नहीं खेल सके डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी खेलनी चाहिए थी। लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया कि वो रिदम नज़र आ रहा था, बॉडी आपकी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। तो इस बारे में ज़रूर हम हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि कितना ज़रूरी साबित होता है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। उसके बाद आपसे बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप के बारे में, जहाँ पर पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और भारत को शिकस्त दी। भारत की अगर आप बात करें, जब आप 90 पर 2 होते हैं और उसके बाद 136 में ऑल टीम आउट हो जाए, आपको इससे अंदाज़ा होता है कि आप किस तरह की शॉट सिलेक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को दाद देना होगी, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग रही। लोग मां सदाकत की बहुत बात करें बैटिंग के लिए, आई थिंक उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर दी। और एज अ बैटर तो वो इतने शानदार हैं। मैं अभी कुछ देर पहले भी एक प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू कर रहा था, जिसमें मैंने ये कहा कि मां सदाकत की कामयाबी का राज ये है कि वो बहुत बिजी प्लेयर हैं। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैटिंग में आ रहा है वो डॉट बॉल परसेंटेज है। जब आप माज की बात करते हैं तो वो अपनी शॉट्स खेलने से नहीं डरते, वो बाउंड्री लगाएंगे, लेकिन जहां पर उनको अच्छा बॉल मिलेगा वो उसको पंच करके सिंगल ले लेंगे, और ग्राउंड के चारों तरफ वो खेलते हैं। तो आई थिंक जब एक बैटर इतना बिजी आपको पिच पे नजर आता है कि वो इक्वेशन में रन सोच रहा है, और एक ऐसा बैटर जिसके पास बाउंड्री एट विल है, लेकिन उसको फिर भी पता है मैंने इनिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, आई थिंक बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान की टीम को, बहुत मुबारक। आई थिंक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ऑलराउंड रही है। इसमें हम शाहिद की बात कर लें, वो बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग दिखाई। उसके अलावा सुफियान जो थे वो भी ये मैच खेल रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से अच्छी कारकर्दगी रही है। कुछ प्लेयर्स हमारे ऑलरेडी इसमें वो हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ले चुके हैं। जबकि आप ओवरऑल इस इम्पैक्ट की बात करें तो आई थिंक जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, इस पर अब नज़र रखनी होगी। इनकी ट्रांजिशन बड़ी ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है कि इमेच्योर सिलेक्शन ना हो। होता यह है कि हम एक ऐसी कोई सनसनीखेज इनिंग्स देखते हैं, अच्छी बॉलिंग देखते हैं, हम फॉरन नेशनल साइड में ले आते हैं, 2-3 मैच खिला के हम थैंक यू कर देते हैं, क्योंकि वो उस प्रेशर के लिए तैयार ही नहीं होते। तो एक ज़रा लंबा अरसा डोमेस्टिक में देना होगा, लेकिन कड़ी नज़र रखनी होगी, उन स्किल्स को पॉलिश करना होगा जो हमें नज़र आता है कि अभी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन प्लेयर्स के। और आई थिंक ओवरऑल अगर आप इस सीरीज़ का भी इम्पैक्ट देखेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहूँगा, काफ़ी लोगों ने भी ये डिस्कशन की थी, बट मेरा ये ज़ाती तौर पर एक तज्जिया है कि मुझे लगता है कि अभी टारगेट जब 336 होगा या 300 होगा, तब सही में आपको पता लगेगा कि हमारी बैटिंग जो है वो अच्छी साइड के खिलाफ कैसे परफॉर्म करती है। तो इस चीज़ पर आई थिंक हमें ज़रूर मवाजना करना होगा। इस मैच की भी अगर आप इनिंग्स का बिल्डअप उठाकर देखें, इंडिया स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन उसके बाद एक बाकायदा कलैप्स नजर आया। और हम बार बार ये बात करें, मैं खास तौर पर चाहूँगा हमारे नाजरीन समझें कि जो भारत की टीम है, हम काफ़ी अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि जब आप 50 पे 6 आउट होते हैं या 60 पे 6 होते हैं, उसके बाद से जो बिल्ड करना होता है और प्रेशर अब्जॉर्ब करना होता है, वो विराट कोहली एक था दुनिया के अंदर। विराट और रोहित के जाने के बाद जो फ्यूचर इंडियन क्रिकेटर्स हैं, बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स भारत के आ रहे हैं, लेकिन वो उस तरह का प्रेशर अब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं, वो टेम्परामेंट दिखा पाएंगे कि नहीं, इसका एक आई थिंक अलमिया हमने, या इसकी एक मिसाल हमने हाल ही में जो वो जनूबी अफ्रीका से टेस्ट मैच आ रहे हैं उसमें भी देख लिया कि वो ऑल आउट हो गए और उनके कोच को आकर ये एडमिट करना पड़ा कि हम स्पिन नहीं खेल पाए, जो हमने खुद पिच तैयार की थी। तो आई थिंक वो प्रेशर हैंडलिंग हर बंदे के बस की बात नहीं है। उस एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए बहुत अरसा लगेगा इन यंग बैटर्स को। कहना बड़ा आसान होता है, जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा हैं, आके मारते हैं और बना देते हैं स्कोर। इतना आसान नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा के लेवल पर अगर पहुंचना है तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रिट और डिटर्मिनेशन दिखानी होगी। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद आपको अपडेट देंगे इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के बारे में, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में जारी हैं। इसमें अब जो फोकस रहेगा वो फेंसिंग, एथलेटिक्स,
3x3 बास्केटबॉल और टाइक्वांडो के मुकाबले जो हैं वो आज से शुरू हो चुके हैं और इन पर ख़ास जो है हमारी नज़र रहेगी। और उसके बाद शो के दूसरे हाफ में आपके लिए एक बड़ा स्पेशल सेगमेंट है और फुटबॉल के बारे में बात करेंगे और कुछ पाकिस्तान फुटबॉल से मुंसलिक लोगों से आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एक्सपर्ट और एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और कोच भी हैं जनाब ज़हूर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़हूर साहब आप? थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मोई शाह साहब, वंडरफुल वीक फॉर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, बड़ी शानदार कारकर्दगी रही। पहले ज़रा सीनियर साइड को डिस्कस कर लेते हैं। हमने तीसरे मैच में यही कहा था कि अब क्लीन स्वीप करें, ज़्यादा ईजी ना हो जाए, और आई लाइक इट कि कुछ हमने चेंजेस भी कर लिए और थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आए हम। देखिए मज़ा आया, इस सीरीज़ का मज़ा आया। जो पाकिस्तान ने, एक तो जीतने का मज़ा अपना ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक जो परफॉर्मेंस जो थी कुछ प्लेयर्स की, हमें चाहिए था कि वो परफॉर्मेंस हम देखें और मतलब हमें नज़र आए, वो नज़र आई। जिस तरह आपने बात की, एक बाबर आजम की सेंचुरी का बड़ा लुत्फ़ आया, इसमें कोई शक नहीं है। फिर हारिस रऊफ़ की बॉलिंग का मज़ा आया। देखें वो हारिस रऊफ़ कभी भी, वो आपने जिस तरह बात की, कभी हमें डाउट नहीं था टैलेंट पे, कभी अभी उनकी स्पीड पे डाउट नहीं था। उनकी डाउट जो था, उनकी जो एक कहते हैं ना कि जो अपनी एनर्जी होती है वो सही तरह पुट इन करना, उस पर हमें डाउट था कि अपनी एनर्जी को सही यूज़ नहीं कर सक रहे, और जिससे वो विकेट भी नहीं ले रहे, जिससे वो बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं। अब बात वही आपने की कि जब वापस चले गए आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हालांकि 2 मैच आपने खेले हैं, लेकिन 2 मैच में भी आपको फिर 30-30, 35-40 ओवर करने पड़े थे। जब करने पड़े तो आपकी लाइन ठीक हो गई, आपका एक आउट स्विंगर थोड़ा सा चल गया, आउट कटर आपका चल गया, थोड़ा सा आपकी वैरायटी आ गई, थोड़ा आपने देख लिया कि बैट्समैन किस तरह खेलता है और इसको किस तरह फंसाना और विकेट किस तरह लेना। आई थिंक मेंटली आपको खुद भी रियलाइज होता है कि यार मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। नहीं, वो देखें, हार्ड, नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क में, सिंपल सी बात है जी। जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आप खेलते हैं तो इसका मतलब है आप मेहनत करते हैं, सारा दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं आप फील्ड में, किसी न किसी एंगल से आपका यूटिलिटी है वहाँ पे, तो उसमें आप सीखते हैं। सिंपल सी बात, ये आप पुराने सारे प्लेयर उठा के देख रहे हैं, वसीम अकरम देख रहे हैं, सरफराज नवाज देख लें, उनसे पहले जावेद मियांदाद देख रहे हैं, उन्होंने जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, उनका सारा जो स्किल डेवलप हुई है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से स्किल डेवलप होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट तो वो एक कहते हैं ना, वो पकी हुई चीज़ है, वो तो आपको वहाँ जाके सिर्फ अपने आप को शो करना होता है। लेकिन सीखना या अपने आप को सेट करना या अपनी फिटनेस ठीक करनी, अपनी जो थोड़ी बहुत आपकी कमियां हैं उनको ओवरकम करना, ये सारा कुछ आप डोमेस्टिक क्रिकेट में करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा जब हारिस रऊफ़ ने बॉलिंग की, जब बड़ा अच्छा लगा जब सेंचुरी देखी, और इस पिंडी के क्राउड ने सेंचुरी देखी बाबर आजम की, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी थी वो, कोई ईजी सेंचुरी नहीं थी, बड़ा अच्छा खेल के उन्होंने सेंचुरी वो बनाई। तो ये बातें बड़ी अच्छी हैं। और ख़ासकर फ़खर के भी थोड़ी बहुत फॉर्म उनकी भी वापस आई और रिजवान भी वापस आए, रिजवान भी वापस आए, कल का मैच जिताने में उनका बड़ा रोल था। फिर ये सारी जो हमारी एक ऊपर नीचे हमने 3 सीरीज़ जीती है ना जी, चले एक T20 की सही, 2 वनडे की सीरीज़ जो हमने जीती है, अच्छी टीम्स के अगेंस्ट जीती हैं। ये नहीं है कि कोई मतलब आपकी टीम्स अच्छी नहीं थी, अच्छे आपके अपोनेंट्स थे, कोई अपोनेंट्स थे। थोड़ा लक ने भी हमारा साथ दिया कि हमने आखिरी 2 मैचेस में हमने टॉस जीता, टॉस जीतने का हमें थोड़ा सा एडवांटेज हुआ कि चेस करना थोड़ा बेहतर था, इजी था ड्यू की वजह से, तो वो फैक्टर भी हमारे हक में गया। लेकिन ओवरऑल मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बड़ी शानदार रही है, और इसमें हर एक प्लेयर को जो जिसने जहाँ कंट्रीब्यूट किया है उसको बिल्कुल कंग्रेचुलेट करना चाहिए। उसके लिए हम ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम, ख़ासकर वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, अभी T20 की बारी नहीं आई, वनडे की बात कर रहा हूँ, सही सिमत में पाकिस्तान की वनडे की टीम जा रही है, अच्छी है। हमें थोड़ा अपसेट ज़रूर हुए थे, चैलेंज चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, वो क्योंकि एक फॉर्मेट ऐसा था कि आया और गया, कुछ समझ नहीं आई, अनसर्टेनिटी बहुत चल रही थी, सेटलमेंट क्या वो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन यहाँ पे आके हमने ऊपर नीचे जो 2 वनडे सीरीज जीती हैं, ये बड़ा एक अच्छा ओमन है फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मेरी जरूर ये ख्वाहिश होती कि इसके फौरन बाद जो वर्ल्ड कप है वो वनडे का होता है, लेकिन वो है T20 का, तो वो फॉर्मेट फिर मिक्स हो जाएंगे। लेकिन वैसे वाज़े इंप्रूवमेंट्स नजर आई हैं। आई थिंक हारिस रऊफ़ एक
बाबर आजम की सेंचुरी तो खैर वो आई थिंक आइकॉनिक मोमेंट हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें आपका सुभान अली आगा का जो इम्पैक्ट है, मोहम्मद रिजवान फॉर्म में वापस आ गए, साइम फ़खर ने रन्स कर दिए, वसीम जूनियर शानदार फॉर्म के अंदर नजर आए, तो पाकिस्तान के लिए सारे बॉक्सेस टिक होते जा रहे हैं। अगर थोड़े से अब अगर इस हफ्ते की बात करें तो आप हांगकॉन्ग 6 जीते, साथ में आपने वाइट बॉल अपना जो सीरीज़ है उसको वाइट वॉश कर दिया। उसके अलावा अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की जो अंडर 23 इस वक्त पाकिस्तान ये खेल रही है, उनका अपना एक बड़ा ज़बरदस्त कल परफॉर्मेंस थी। अच्छी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चल रही है। मुझे अच्छा ये लगा था कि एटलीस्ट मुझे पता है कि आपने तीनों मैचेस जीत के आपने अपनी रैंकिंग को भी बेहतर करना था, लेकिन आपने कल चेंजेस किए टीम में। हसीबुल्ला की बात करें, बहुत से लोग बात करते हैं कि पहले मैच में उसको जब चांस दिया गया था तब वो शायद 1 या 2 स्कोर कर सके थे, कल भी वो खाता नहीं खोल सके, लेकिन आपको स्टिक अराउंड रहना पड़ेगा। ग्लव मैन वो अच्छा है, टाइम चाहिए उस लड़के को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बात है फ्लक्चुएट किया गया है। कहीं हम उसको मिडल ऑर्डर में खिला देते हैं, कहीं हम जाके उसको ओपन करवा देते हैं। उसकी कल बॉडी लैंग्वेज से भी पता लग रहा था। वेरस हारिस रऊफ की बात करें तो हैट्स ऑफ, डोमेस्टिक देर आए पर दुरुस्त आए, समझ आई कि डोमेस्टिक खेलना कितना ज़रूरी है, आपको वो हेल्प आउट कर रही है। साइकोलॉजिकली भी देखें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके वापस आपको नज़र आपको हारिस रऊफ आए हैं। फैसल अकरम को टीम में डालना, मैं आपके शो पे पहले भी कहता रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम का खुद वो हिस्सा रहा है लड़का। मैं आज भी उसको रेट करता हूँ कि एज मोर आप T20 बॉलर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ODI। उसके पास फ्लाइट अच्छी है, उसकी गूगली बहुत ज़बरदस्त वेपन आपको नज़र आता है, जिस तरीके का कंट्रोल उसके ऊपर है, लेकिन टाइम चाहिए। कल उसका अनरीडेबल था, लेकिन जब आप थोड़े से लॉन्गर फॉर्मेट्स की बात करते हो, क्योंकि उसको सेटल होने में टाइम इस सेंस में चाहिए। एक तो इंपॉर्टेंट होता है हथियार, जब आप बैक ऑफ द हैंड, जब एक स्पिनर आपके पास डोमिनेट कर रहा हो, आपके पास ये भी है, सुफियान मुकीम भी है, दोनों को साथ आप लेके चलें तो बहुत इफेक्टिवनेस आपको नजर आएगी। लेकिन जब आप लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द इनिंग्स की बात करते हैं, जहां पर थोड़ा सा एग्रेसिव कोई बैट्समैन आगे आएगा तो ये प्रेशर में जाएगा, उसको बिल्डअप करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सेटअप में आपको उसको रखना है। ये नहीं कि आप उसको 1-2 मैचेस खिलाएं, एकदम उसको आप गायब करके T20 में उठा के डाल सुफियान के साथ दें। किया तो जैसे सुफियान के साथ आपको इसको कैरी ऑन करना है, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट आपके लिए है। बाबर की बात करें तो कई मारा था, मैंने कहा था कि सेंचुरी स्कोर आज करेगा अपनी तस्वीर के साथ। मैंने कहा मेरे पास क्लिप पड़ा है, अगर आप कहते हैं मैं चला देता हूं। पड़ा देख ले नहीं, उसमें आपने कहा था, मैंने कहा था। नहीं, मैंने पिक्चर के साथ कहा था। अच्छा, मैं तो शायद समझ रहा था कि मैंने शो से पहले वैस को बताया था कि आज सेंचुरी करेगा। नहीं, वो तो आपने तो कहा कह रहा था, था शायद आपकी बात सच हो जाए। नहीं, वो तो मैं उस चीज पे एग्री करता हूँ। हम दोनों ने कहा था, बल्कि एग्री तो मेरे बाद आपने कहा, मेरा क्रेडिट लेने की बारी आई तो वैस को आपका क्रेडिट जाता है भाई। वो कहते हैं ना एंकर्स कर्स, लेकिन एंकर्स ने जिस तरीके से बात की उस दिन ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस में नजर आया, बल्कि खुद ही मैच देख रहे थे। डिफरेंस आपको जो नजर आया ना, मैं चाहूंगा उसको जरूर आप एनालाइज करें। उस दिन उन्होंने कोई वो एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉट नहीं मारी जो कि अब पूरी दुनिया कह रही थी ये वाली शॉटें मारना शुरू कर दे। आप और मैं बल्कि साथ ही मैच एक जगह हम लोग देख रहे थे बैठ के, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी बाबर आजम की कि जो बॉडी पे आप बॉल ले रहे थे और आपने वो चीज़ नहीं की जो प्रैक्टिस सेशंस के अंदर आपको हाफ वॉली जो अपना प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट की लत हमने लगाई थी वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली नजर आ रही थी उन पर इफेक्ट। आपने जो शॉट्स खेली, चाहे कवर ड्राइव्स की बात करें, पता लग रहा था कि आप वेट एंड वॉच बॉल को करें, और यही बाबर आजम है। उसको टाइम चाहिए होता है इनिशियली। वो प्लेयर नहीं जो आगे जाते ही आपको पता है बाउंड्री को क्लियर करेगा। रिजवान की बात करें, बैक इन द फॉर्म, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ ODI क्रिकेट लॉन्ग वे टू गो। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। इसमें शायद अभी भी जो नीचे जाके ऑर्डर के अंदर, मैं कहता हूँ आज भी आपको शायद इरफान खान न्याजी जैसे प्लेयर की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। आई थिंक पाकिस्तान के लिए अभी भी बहुत ओपन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे है। अगर मैं उसकी आपको कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स भी बताऊं, मैंने हाल ही में उसके ऊपर कुछ रिसर्च भी निकाली और हमने हमारे एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी उसको किया था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि नंबर 6 पर सबसे ज़्यादा जो साइज मिलता है वो इफ्तिखार अहमद का 14 मैचेस का मिलता है, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 111 का था और 44 की उनकी एवरेज रही। उसके बाद आपको सलमान अली आगा 12 मैचेस खेलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद इतना कोई बड़ा सैम्पल साइज है नहीं, 4 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 6 मैच, तो हमने वहाँ उस नंबर पे किसी को सेटल नहीं होने दिया। लेकिन ये डिबेट हम किसी और दिन करेंगे। ज़हूर साहब, पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने डिबेट छेड़ी दी है, बाबर आजम की बात कर लेते हैं। आप ज़रा उसको टैक्टिकली एनालाइज कर लेंगे कि टेक्निकली बाबर कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे और इस इनिंग में क्या ऐसा चेंज हो गया कि वो वापस वही बाबर आजम नज़र आ गए। देखिए, बाबर आजम माशाल्लाह प्लेयर पहले भी अच्छा था और अच्छी परफॉर्म कर रहा था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसको सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत है, उसको सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है, उसको इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। वो जो अब उसको इज़्ज़त मिली उसने 100 भी किया, लेकिन कल की इनिंग्स देख के मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई कि 34 रन जो किए हैं बड़े लेज़ी से किए हैं, ओके वो आउट वाला बॉल नहीं था जिस पे वो आउट हुआ है। तो इस पर थोड़ा सा हमें एक तो सोचना चाहिए हमें हम सब को कि जब वो 100 करता है तो हम रेस लगा देते हैं, जब वो आउट होता है तो उसके लिए हम बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि उसको रीड करना चाहिए दूसरे प्लेयर्स भी। हमें अब इस जंगल से निकलना चाहिए कि बाबर आजम ही है, एक सबको प्लेयर को बनाना चाहिए। जैसे सलमान अली आगा माशाल्लाह रन्स कर रहा है, इस तरह आपका ये महाज सदाकत, देखिए ऐसे प्लेयर्स को आप रीड करके लेके आएँ।
वापस लेके आएँ, इनके साथ खिलाएं, ताकि ये अच्छे प्लेयरों के साथ खेलेंगे तो मां सदाकत एक अच्छा आपको टैलेंटेड प्लेयर मिलेगा, ऑलराउंडर। उसने आउट भी किए और ये कि बाबर आजम के साथ दूसरे प्लेयरों को भी बनाना चाहिए, उनके साथ इनकी टेक्निक अच्छी करनी चाहिए। बाबर आजम माशाल्लाह वापस आया तो मैंने आपको पहले भी कहा वो गैर सियासी बच्चा है और उसने कभी ऐसा मैसेज भी नहीं दिया कि मैं बोर्ड मेरे खिलाफ है या मैं उसके खिलाफ हूँ। उसने अपनी प्रैक्टिस पे अपनी टेक्निक पे जोर दिया। दूसरी बात आपने बात की शाहजी ने और वैस भाई ने कि डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों ज़रूरत थी। डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए ज़रूरत थी कि आप देखें हारिस रऊफ वापस गया, इन सब को इस तरह करना चाहिए, सब प्लेयरों को खिलाना चाहिए। ये नहीं कि एक प्लेयर पे आप रख के उसको ले आएँ और उसकी तारीफ़ करें, सबको खिलाएं। डोमेस्टिक क्रिकेट जिसकी टीम में जगह नहीं है वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, पूरे ओवर करें। देखिए इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनको 4 ओवर कर दें, उसी तरह करें जिस तरह आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहे हैं। देखिए आपकी वो जो साउथ अफ्रीका का जो बॉलर है सुमन मार्क, उसका पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी परफॉर्मेंस, 1000 से ऊपर विकेट है उसकी। तो अब जाके उसको खिलाया गया, क्यों खिलाया गया कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है। क्या 1000 विकेट, इधर तो 200 विकेट के ऊपर बंदा हैवी हो जाता है, तो वो 1000 विकेट लेके अब आया। 200 तो बहुत ज्यादा है, उससे आधे पे भी खेल लिया। आधे पे खेले और मैंने कल सुना है 1000 विकेट ली है उसने। तो आप मुझे बताएं कि हमारे जो बॉलर है ये एहसान ना करे हमारे ऊपर, काम करे। अच्छा ये बात आपने ठीक, इवन लोगों को सलमान अली आगा नजर आता है, लेकिन जो 99 फर्स्ट क्लास मैच है उसके वो भी देखने चाहिए कि किसकी वजह से वो सलमान अली आगा आज बना है। लेकिन जरूर सा प्रॉब्लम क्या, क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया को देखता हूँ ना, हम बनना तो ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं, उनके जो प्लेइंग 11 के जो एशेस के पहले टेस्ट के बनते हैं वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी अभी इस वक्त खेल रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे क्यों प्लेयर इतना घबरा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने से? देखिए यही तो अलमिया है अहमद भाई, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये अगर डोमेस्टिक क्रिकेट क्लब क्रिकेट को नहीं खेलेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एजाज़ अहमद वर्ल्ड कप खेल के आया था, तो हमारा मैच था तो किसी क्लब से, तो वो क्लब की तरफ से खेलने आ गया, उसने 145 किया था उस टाइम। तो इसी तरह मैंने उस दिन क्या नाम है शोएब मलिक को देखा है, हमारा टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे आर्मी ग्राउंड में, यकीन करें वो खेला है, सेमीफाइनल खेला, ऐसे खेला है जैसे वो वर्ल्ड कप खेल रहा है। उसने रनिंग टू बिटवीन बताई, उसने फिटनेस बताई लड़कों को कि यार कैसे खेला जाता है, उसने 100 किया उस मैच पे, अकेले ने मैच जिताया। आप मुझे बताएं उससे कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उसकी बॉलिंग, उसकी फिटनेस उसी पे ना। आप देखिए आप जितने मर्जी कैंप लगा लें, जितने मर्जी आप लगा लें, जब तक आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं इन्वॉल्व करेंगे और जब तक इनको नहीं ये कहेंगे कि ये एहसान ना करें, इन पे फोकस करें। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। शाह जी हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक भट्टी साहब ने ठीक कहा है, जो हमारा एक कल्चर कैंप का शुरू हो गया है, 2 कैंप पाकिस्तान में, एक वहाँ जाकर, उससे बेहतर है कि आप सब पे मैंडेटरी में। मैंने क्यों ऑस्ट्रेलिया की मिसाल इसलिए दी कि हम सरप्राइज हो गए जब हमने देखा कि जिन्होंने प्लेइंग 11 में जगह बनानी है एशेस के पहले टेस्ट की, एशेस से ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए, वो सारे ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आए। अच्छा मैं जितना इंटरनेशनल क्रिकेट जानता हूँ ना जी अहमद, आप कहीं भी देख लें, आप बड़ी टीमों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ये कभी कैंप नहीं लगाते, ये सिर्फ रीग्रुप होते हैं, रीग्रुप होके 4-5-6 दिन अपने आप को सेटल डाउन करते हैं और फिर टूर पे निकल जाते हैं। कल्चर डिफरेंट है, ये कल्चर है। हमारा कल्चर ये है कि 1-1 महीने का कैंप लगा दो, वही 1-1 महीने के कैंप से कुछ नहीं होता। वो कंपेटिटिव क्रिकेट जो होता है ना, उसका अपना एक चार्म होता है। अच्छा उस महीने में आपके उसकी आधे अपनी- प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं। हाँ, उसकी वैरायटी अपनी होती है और उसकी रिक्वायरमेंट्स अपनी होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स आप लेके इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो और वहाँ पे आप फिर परफॉर्म करते हो। कैंप से मैं नहीं समझता कि 4-5 दिन का कैंप तो ठीक है, चलें वो एक रीग्रुपिंग सी होती है, सबको इकट्ठा करना, यूनाइट करना, बताना कि क्या करना है, टूर पे क्या करना है आपने या सीरीज़ पे क्या करना है। लेकिन लंबे कैंप का कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल के आप किसी जूनियर लेवल पे ये कैंप लगाते हैं, टेक्निक उनकी डेवलप करते हैं या कुछ और करते हैं। मैं सीनियर लेवल, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। बड़े और लंबे कैंपों का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आप सारा स्ट्रेस होना चाहिए कि आप कितनी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं और आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितना आपका इनपुट है। बिल्कुल। स्टार अगर देखें, इसका एक फ़ायदा नहीं होता। अगर आज बाबर आजम जाके आके कायद आजम ट्रॉफी खेलता है और कायद आजम ट्रॉफी को मैच खेलता है, उसका अपने लिए फ़ायदा नहीं है, पूरे दोनों साइड्स के लिए फ़ायदा है। बिल्कुल। हर यंगस्टर के लिए फ़ायदा है। अच्छा उसका एक और भी फायदा जी, जो मैं जी। चाहूंगा हम आइडेंटिफाई कर दें, वो ये है कि अगर बाबर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने रश लग जाएगा, रश लोगों भी का लग domestic जाएगा cricket और देखने लोगों की एक्साइटमेंट में भी ज़्यादा मतलब आ जाएगी। तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है आपके स्टार और इंटरनेशनल क्रिकेटर और जो खासकर जिन्होंने अपने आप को मनवा लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। बात ये है कि आप जब तक आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, अच्छी क्रिकेट को सॉलिड नहीं बनाएंगे, उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तो यंगस्टर का एक रुझान भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ कम होगा
और ताकि एक और बात भी है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट वाले को आप कहते हैं कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, तो उसके जहन में ये ज़रूर आता है कि मेरे में कमियां हैं, मेरे में फोकस की कमी है, मेरे में फिटनेस की कमी है, मेरे में कोई वजह है कि जिसकी वजह से मुझे वापस भिजवा रहे हैं। और मैंने फिर वहाँ पे वो एग्जर्ट करता है, मेहनत करता है, और वो मेहनत उसको बड़ा फ़ायदा देती है, और फिर पाकिस्तान टीम को मेहनत जाके फ़ायदा देती है। जो आरएस रऊफ़ के हमने उस शक्ल में देखा कि उसकी क्या मतलब है, मैं खुद समझता हूँ कि उसमें काफ़ी मैंने चेंज देखा है। वो सीधा बाल या आउट कटर इनका इतना अच्छा नहीं था, अभी वो जो है वो करा लेते हैं। और ये सारा वजह है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की। पाकिस्तान में ऐसा ऐसा टैलेंट है जी। आपने इन्होंने कुछ नाम लिए और कुछ नाम मतलब बड़े में, अगर आप मेरे को 90s में गिनवाऊँ ना, ऐसे ऐसे प्लेयर हमारे रह गए नहीं खेले। ये तो भट्टी साहब तो बिल्कुल इसके गवाह होंगे कि जिनको खेलना चाहिए था और जिनको खेलना, लेकिन वो आगे जो प्लेयर था वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था। वो जावेद मियांदाद हो, वो इजाज़ अहमद की बात इन्होंने की, वो इंजमाम उल हक हो, वो जो भी हो, वो 90s की जो सलीम मलिक हो या जो भी हो, सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के वो प्लेयर बने हैं। इसलिए उन्होंने जगह किसी को अपनी जगह आने नहीं दिया। बिल्कुल, उसकी एक वजह ये भी थी। बिल्कुल। आई थिंक उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट यही आता है कि आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स भी उस दौर के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। वहाँ तो कोई कंप्लेन नहीं करता था कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है या मैं वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। आई थिंक ये ज़रूर होता है। वैसे जल्दी से आपका एक टेक ज़रूर लूँगा, उसके बाद मुझे वक्फे पे जाना है। इमर्जिंग से भी हमें कुछ प्लेयर्स नज़र आ गए, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने कहा कि वो इमेच्योर सिलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए, अभी से मैंने कहा ना कि नईम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात डिबेट लग पड़ी थी। मैं बल्कि उसने शादी से भी शायद डिस्कस कर रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्टार्ट हो गए थे लोग कि जी वो एक प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। जैसे ख्वाजा नाफे की बात करें जी, वो विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास मौजूद है, लॉन्ग वे टू गो है। डोमेस्टिक कितनी खेली हुई है, डोमेस्टिक में कितना परफॉर्म किया, क्योंकि T20 एक ऐसी ब्रूटल गेम है जहाँ पर शायद आप रातों रात स्टार बनते हो और आप 2 दिन के बाद जो उनसे 0 पे भी वापस आ जाते हो अगर आप स्टार नहीं बनते। हाँ, मास सदाकत एक ऐसा प्लेयर है जिसने अंडर 19 से डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है। मैं नहीं कहता कि ही इज़ वेरी रेडी फॉर द T20, लेकिन अ गुड प्रॉस्पेक्ट कि आप उस पर फोकस कर सकते हो। मेरे खिलाफ वो खुद खेला हुआ सियालकोट के लिए, यहाँ पर जब चैंपियंस का कप था। वन ऑफ दी ब्रूटल प्लेयर्स के पाकिस्तान। उसके ऊपर यासिर की बात करें, कल भी उसने अपना जाके एग्रेसिव इनिंग्स खेली है बीच में। तो बैकअप प्लेयर्स, अच्छी बात है कि आपके जो बैकअप प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे आप स्पिन बैटरी की बात करें, चाहे बैट्समैन की बात करें, आपके पास तगड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। स्टिल वो जब आप देखते हैं पाकिस्तान ए की बात करें, मिडल ऑर्डर के अंदर फिर मैं कहता हूं कि आपको काम करने की जरूरत है। इट्स जस्ट नॉट द नेशनल टीम, आपका मिडल ऑर्डर उसमें अभी भी वीक है, जहां टेस्टिंग नर्व्स आपके आ जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इरफान खान नियाजी की मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि जैसन गिलेस्पी ने भी बात की थी जब वो कोच नहीं थे कि ही इज वन ऑफ द प्रोडक्ट के इस वक्त रेडी है कोई भी टीम उसको पिक करे। वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। उन्होंने बात की थी, फिर वो नहीं रहे, आपने बात किया। आई होप आप रहेंगे, क्योंकि ये मैं इस तरफ कर्ज पे जा नहीं रहा। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपसे गुफ्तगू तो जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप एक बड़ा स्पेशल सेगमेंट मुलाहिजा फरमाएंगे। पाकिस्तान फुटबॉल को लेकर बहुत सी बात हम करते रहते हैं, लेकिन इस बार आपको इनसाइड जो पाकिस्तान फुटबॉल है वो बड़ा एक ज़रूरी पर्सपेक्टिव है जो आपको हम ज़रूर देंगे। और आपकी मुलाकात भी कुछ ऐसे लोगों से होने वाली है जो पाकिस्तान फुटबॉल में इस वक्त अहम ओहदों पर फाइज है। लेकिन ये सब कुछ होगा स्पोर्ट्स 360 पर एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स 360 के इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। जब फुटबॉल की बात करते हैं तो बड़ा ही पॉपुलर स्पोर्ट है और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी भी और फ़ैन बेस भी बढ़ती जा रही है। आज के स्पेशल सेगमेंट में आपकी मुलाकात प्लेयर से भी कराएंगे, कोच से भी कराएंगे। पाकिस्तान फुटबॉल की आज बात होगी और आप उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि इस वक्त हमारी फ़ुटबॉल जो है वो किन रास्तों पर गामजन है। सिर्फ हमने करना ये है कि थोड़ा सा यकीन रखना है और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं फुटबॉल के, बड़े ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। हाल ही में एक ऐसे क्लब का भी ये हिस्सा थे जो कि चैम्पियन बना और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल भी होता है। लेकिन अब वो पाकिस्तान टीम के लिए उस फॉर्म को कैसे ट्रांसेंड कर रहे हैं ये तो वही आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन करें अब्दुल्ला इकबाल। कैसे हैं अब्दुल्ला आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हो, आपका क्लब चैंपियन बना। लेकिन अब पाकिस्तान फुटबॉल की थोड़ी सी बात करते हैं। बड़ी बात की जाती है कि रिसोर्सेज नहीं थे और बड़े मसाइल रहे हैं, लेकिन आप और आप समेत जितने प्लेयर्स हैं वो बड़े फोकस्ड और डेडिकेटेड नज़र आते हैं। तो क्या विजन है इस सब के पीछे? जी बस पहली बात शुक्रिया, और दूसरी बात प्रॉब्लम्स तो हैं, ये तो सब ने देखी हैं और हम भी महसूस करते हैं प्लेयर्स पर। हमारा काम है जो फुटबॉल पिच पर चलता है उस पर हम फोकस करें और रिजल्ट्स लाएं।
हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसमें क्रिकेट बड़ा पॉपुलर रहा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं जो अगली नस्ल है वो दीवानी है फुटबॉल की। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि क्योंकि हमने कभी नंबर्स नहीं पढ़े, अगर हम कभी नंबर्स पढ़ते तो हमें पता चलता कि अगर ज़्यादा नहीं तो तकरीबन क्रिकेट के बराबर ही फ़ैन फॉलोइंग हमें नज़र आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। कैसे वो सपोर्ट और फ़ैन बेस देख रहे हैं? आप खेल भी रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो कैसा आपने उस फ़ैन बेस को देखा? इधर आके मुझे यही सब बता रहे हैं कि फ़ुटबॉल का भी फ़ैन बेस बहुत बड़ा है, और ये अब मुझे अब खेल के अब 3 साल हो गए हैं, महसूस भी हो रहा है कि ऐसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चाह रहा है और फैंस भी और ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपका जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जो आपने ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर आप उस एक्सपीरियंस को गेज करते हैं, उसको कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर? बहुत चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं आउटसाइड यूरोप में, और मेरा काम है, मैं मानता हूँ कि इस टीम में जो मैं उधर सीखता हूँ वो मैं इधर आके दूसरों को भी सिखाऊं और टीम की मदद कर पाऊँ पिच पर और आउटसाइड। तो वो एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आप कप्तान हैं, तो हमारे मुल्क में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइटल होता है किसी भी टीम के अंदर, किसी भी स्पोर्ट में। तो सारे लड़के ऑब्वियसली फिर आपको दे लुक अप टू यू। तो वो कैसी आपकी आपस में गुफ्तगू है, कमराडरी कैसी है आपस में, टीम एनवायरनमेंट कैसा है? ये हाँ, कैप्टनसी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि मैं उसको इतना ना सोचूं उसके बारे में, और बाकी टीमें जैसे हैं उनके साथ ही मिलूं और सही बातें करूं। अच्छा, जब रिलेशनशिप पिच के आउटसाइड होता है तब भी बेहतर खेल पाता है बंदा। तो आगे सीरियस से बहुत अहम मैच होने वाला है, उसकी तैयारी के बारे में बताइएगा। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें आपको लगता है कि शायद हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं मानता हूँ हम पिछले मैच में जो हम अफगानिस्तान के खिलाफ हमारे पिछले कैंप में 2 गेम्स हुए थे, दोनों ड्रॉ हुए थे, और मुझे लगता है पूरी टीम की ये फीलिंग थी कि हम उस मैच से और ज़्यादा डिज़र्व करते थे। 2 विन मैं मानता हूँ हम डिज़र्व करते थे। तो ये जो अपसेट फीलिंग हमें थी वही हमें मोटिवेट करे, और हम अभी ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी जा रही है, तो इंशाल्लाह हम वही चीज़ों पर काम करते रहें तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। अच्छा, फुटबॉल थोड़ी सी इवॉल्व हो गई है दुनिया में, बड़ी फास्ट पेस हो गई है, गोल्स भी स्कोर करना ज़रूरी हो गया। वो जो नंबर ऑफ़ गोल्स हैं वो उसका अगर हम रेशो निकालें तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है पर मैच। तो हमारी टीम में वो अटैकिंग कैपेबिलिटी पर कितना काम किया जा रहा है? अब पहली बात, मैं तो डिफेंडर हूँ, तो मेरा पहला काम है डिफेंड करें, और अगर हम क्लीन शीट लाएं, गोल ना कोई खाएं, तो ईजी है, 1 पॉइंट तो ज़रूर मिलेगा, और 1 गोल करके फिर 3 भी ले जाएंगे। पर हम इस पर काम कर रहे हैं, पूरे जो भी फेसेस हैं गेम के उन सब पे हम काम करें, कोच के अंदर तो कोच के नीचे। अच्छा, कोच के बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा, कैसा जा रहा है नूरबर्तो के साथ? ऑब्वियसली उन्होंने भी जब टेक ओवर किया तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन कैसी कमराडरी जा रही है आपस में? मुझे लगता है जिस लेवल पे कोच खेले हैं वो इस लेवल से बहुत डिफरेंट है, पर फिर भी मैं मानता हूँ उनका जो हमारे साथ जो जिस तरीके से वो हमें कोच कर रहे हैं मुझे बहुत पसंद है, और हाँ, अच्छा जा रहा है। उनके लिए डिफरेंट कल्चर है ये सब, पर वो लगता है प्रिपेयर थे आने से पहले। बिल्कुल। और ये बताइएगा कि ग्रोइंग अप हु वाज योर फेवरेट फुटबॉलर? किससे इंस्पायर रहे हैं? मेरा तो रोनाल्डिन्हो था। मैं जब यंगर था तो मैं अटैकिंग प्लेयर था, तो वो ही रहा। वो उनसे इंस्पायर हुए थे। अब आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, ख़ास तौर पर जो आपकी और टीम की फ़ैन बेस है, उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि वो सब्र रखें, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं फुटबॉल इवॉल्व हो रहा है तो टाइम तो लगेगा। जब मैंने इस टीम को ज्वाइन किया तब वो बैन से अभी खुला था, तो टाइम तो लगेगा, पर मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट नज़र आ रही है। तो अगर वो हमें टाइम दे तो इंशाल्लाह हम रिजल्ट्स लाएंगे और पाकिस्तान के फुटबॉल को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला कि आप हमें ज्वाइन करे थे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द गेम टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अब्दुल्ला, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं, और जिनसे बात करेंगे वो पाकिस्तान जो फुटबॉल टीम है मेंस की, उनके हेड कोच तो ज़रूर हैं, लेकिन जब आप उनके करियर की बात करते हैं तो बड़ा शानदार करियर रहता है। 1992 में वो अपने करियर का आगाज़ करते हैं पेरू से, और 92 से लेकर 97 तक वो पेरू में ही खेलते हैं, जिसमें इंटरनेशनल अपीयरेंसेस भी आती हैं। तकरीबन 95 मरतबा वो अपनी पेरू की नेशनल साइड की नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद जब आप इनके करियर की बात करते हैं तो इन द ईयर 1998 में ये इंग्लिश क्लब्स की तरफ भी जाते हैं, लेकिन इंग्लिश क्लब्स में जाने से पहले ये बोका जूनियर्स में भी जाते हैं, और वहाँ पर इनको एक टाइटल मिलता है मास्टरीतो का, जो कि लेजेंडरी डिएगो मैराडोना इनको ये टाइटल देते हैं। और 1998 से ऑनवर्ड्स फिर 2012 तक ये इंग्लिश प्रीमियर लीग में तकरीबन 300 मैचेस खेलते हैं, और इनकी टीम्स में न्यूकासल यूनाइटेड, वेस्ट हैम यूनाइटेड, आस्टन विला, इस तरह की टीम्स शामिल होती हैं। लेटर ऑन लेस्टर के लिए भी इनका एक छोटा सा स्टेंट हमें नज़र आता है, और बड़ी शानदार इनकी कारकर्दगी रहती है। पहले पेरूवियन प्लेयर बनते हैं जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में नज़र आते हैं और तारीख भी रकम करते हैं, और उसके बाद फिर 2012 के बाद एक ट्रांजिशन होती है फ्रॉम अ प्लेयर टू द कोच। वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी जॉइंड by the honorable head coach of the Pakistan men's national football team, Norberto Solano.
Hello, Nobalto, and thank you very much for joining us. No, thank you to have me here, and always it's a pleasure or an honor to be here. So far, 4 months in here in Pakistan, I really enjoy, especially because I love football so much. Well, wonderful. Before we move on to the Pakistan team and all the tactics that you're implementing, I want to ask about that young boy growing up in Peru who fell in love with football in the year 1992 and starts his professional career playing for the Peruvian side and going on to play for the best clubs around the world. Well, I'm born in the big family. We always, was the last one from 7. So my dad used to work in the Navy, Peruvian Navy. So, but football, like in my country, is pretty similar like here, cricket, very much passion, the same with the football. So my mom told me when I was just little, always like to kick the ball. So that's the reason I'm growing up with football family. My second brother like to play football. He played professional only short time, but I was the one I'm really looking forward to achieve to play football one day. So I'm so happy. I'm really proud to be and represent my country in all the levels, under 17s, under 20s, under 23s, and the senior team. So I was very, I will say, very lucky with all many young lads, you know, dreams to play football. I was one of them to achieve that, and made my family very proud of that. Absolutely. You became the first Peruvian to play in an English Premier League club and you made about 300 appearances. What was the transition like for a Peruvian footballer to go into an English Premier League, one of the most popular leagues around the world? Well, I got the experience before I moved to of course, to Argentina. Was my first, when I left Peru, you know, and for all South American players, always a dream is going to Argentina or Brazilian league. That's very strong and it's a good level to test yourself before you move to Europe. So I was quite lucky because I'm starting in Peruvian clubs, so play professional football, being in the national team appearance, and when I got the opportunity to move to Boca Juniors, I think Argentina league helped me very much to carry on growing up my career. So that's why when I moved to England, it never affected to me too much because the level, I will say, Brazilian league, Argentina league is quite close to European, you know, leagues like Spain, Italy, in England. I never knew much back in the years about English football. You know, it was quite surprised when my football agent told me about when I was playing for Boca Juniors. It's a great opportunity to go into the Premier League. Okay, I said, all right, no problem. I like all South American players. We have a dream to play in one of the best leagues in the world. So back in the year, probably the English football was that popular much as right now. I'm talking about 25 years ago. But yeah, I'm so proud. I was very, very lucky to get the opportunity to move to the Premier League. I was so lucky to join to one of the best clubs in England, Newcastle. So I enjoy very much. It was tough in the beginning because don't speak any English, especially the Northeast, very special accent, very strong accent, the Geordies. Absolutely. But no, I have a fantastic time with them. I'm still living over there, so that's proof to me how much I love the city. And they love you back as well. You still celebrated as a hero for Newcastle, but I think it must have been difficult because English football fans are very, very tough. So, you know, it's a very different It's a passion experience. all everywhere. More tough is Argentina. But the fans in England more, we can tell, more respectful, you know. In general, you see Newcastle is only one city, one club, everybody supporting. You growing up in this city and the kids, the children are having an auction. You never see shirts like a Man United shirts or Chelsea shirts, all black and white. So yeah, I'm really proud. We have a great time in Newcastle, like you mentioned, all the time. Even going by in the club to watching matches, people all the time remember me. So it's nice to be. I'm really proud myself to been playing for many years, not only in Newcastle. I play Aston Villa, I play for West Ham, Hartlepool, Hull City, Leicester City. So I'm really pleased what I achieved to move to England. You're up next facing Syria. It's a very important game. How are the tactics and the trainings going so far? We always have to
and say to the player, we need to believe in what we're doing, the tactical, physical, whatever it is. We need to make sure when we play at home, be strong. We start to be winners, especially at home. We play against very good team, very good size. He's already qualifying to the Asian Cup, so they have a very good players. But now we need to start to build in our own, our own life in the football, like you say. How we attracting the new generation, the football, the fans. At the moment they are hiding around us with good results, so they will have to feel proud or say, I'm from Pakistan, we're doing well in football, as you happy when you represent in cricket. Absolutely. So, or hockey, whatever. But yes, we that's the next step for us. It's massive, so it's very important on Tuesday. We play against very good team, but we need to start to become very strong. I know the players ready for the match. I hope so. We can have a good supporters as well, because as I tell you, from my experience, it's nice to see the stadium a little bit full, because that give you another lift, extra push, or extra motivation. So, well, fingers crossed, we prepare the best way we can, and see if we can get good results. Absolutely. One final thing I want to ask you, it's a bit off topic now because I know you're focusing on training, because you've got the experience. There's a lot of talk in Pakistan that if you want to improve the level and quality of football, we need to invest in our very own league. In your experience, how important is that? It's 100%. It's like here, you have a professional league here in cricket. It's simple as that. You need to, that's you call professional, the boys, the talents, I believe they're looking for a dream to play football professional. But the first is very important. You have a massive country, 250 million the population. I believe you need to give it the opportunity to the young talent to say one day my dream play professional football, and from there you start to move forward. You can see you go around the Oman countries and small countries like Myanmar, they go professional football. Why not Pakistan? But I know it's not easy. It's like I'm saying, I'm not here to criticize anyone, but I hope so. The people we start to get interested in basement, because it's about football. It's a business, around the whole world. But I hope so. These young lads get a dream, to make his professional, to be a professional football. Get not that long, far away. It's still in the short time, because I think that's the idea of the federation, the president, Mosen. So you've been waiting for so long. Absolutely. So why not when you close, you have a little bit more patience? Patience, yes. And I hope so. We at the moment with the football, international football, we start to make everybody with their hopes with good results. Absolutely. Well, I can say one thing, that we're very, very happy because we've got Mastrito on our side. So we know things are going in the right direction. We have a good player. Absolutely. Players are equally good. We have a good player, so Absolutely. that will, for sure, they will give you everything to. I hope so we start to get good results. Absolutely. But best of luck for the match, and thank you very much for joining us on you're the welcome. program. Anytime. जी, तो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई नोल्बर्टो सोलानो, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शानदार टैलेंट मौजूद है, सिर्फ हमें करना यह है कि हमें अब थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा प्रोसेस में बिलीव करना है, और पाकिस्तान फुटबॉल के बहुत से सुनहरे दिन आने वाले हैं। लेकिन आप सबसे भी उन्होंने यही दरख्वास्त की है, और मैं भी यही दरख्वास्त करूंगा कि आइए पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कीजिए। सीरिया से मुकाबला हो या किसी भी टीम से हो, आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आकर इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ये आपके और हमारे प्लेयर्स हैं, और पाकिस्तान की बात हो रही है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।